हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अधिकार। इससे पहले हमने स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर विस्तार से चर्चा किया था। तो आज इसके बाद हम बात करेंगे अधिकार पे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मानव व्यक्तित्व का जो विकास है वो अधिकारों के विकास में ही संभव है। मनुष्य के सद्जीवन के लिए राज्य की आवश्यकता है और राज्य अपने नागरिकों को कुछ सुविधाएं देता है जिससे वो अपना विकास कर सके। तो राज्य के द्वारा दी जाने वाली इन सभी सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। इन अधिकारों के जरिए से राज्य एक और नागरिकों को स्वतंत्रता देता है जिसमें वो अपना शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास कर सकें और नागरिकों की वो मांग जो समाज के कल्याण के लिए होती है, जिन्हें समाज स्वीकार कर लेता है, राज्य इन अधिकारों को लागू करने की व्यवस्था करता है। तो यही बात जो है वो हमारे लिए अधिकार कहलाती है। अधिकार हमारे जीवन की अनिवार्य दशा है। तो हर विद्वानों ने इसके विषय में अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो इस परिभाषा को आप ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले लॉस्की ने अधिकार के विषय में क्या कहा, देखिए। लॉस्की ने कहा कि अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिसके बिना कोई मनुष्य अपना उच्चतम विकास नहीं कर सकता। इसी विषय पर अधिकार पर बोसांके ने कहा कि अधिकार वो मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। गार्नर ने अधिकार के विषय में कहा कि उन शक्तियों को जो नैतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के व्यवसाय की पूर्ति के लिए आवश्यक होती हैं, अधिकार कहा जाता है। ग्रीन ने अधिकार के विषय में कहा कि अधिकार वो शक्ति होती है जिसकी लोक कल्याण के लिए ही मांग की जाती है और जिसे मान्यता भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ सालमन ने कहा कि न्याय के नियम द्वारा रक्षित हित अधिकार है। कोई भी हित जिसका आदर करना कर्तव्य हो और जिसका अतिक्रमण अनुचित हो वो अधिकार कहलाता है। अधिकार एक ऐसा विषय है जिसके विषय में हर विद्वान ने अपना मत दिया है, क्योंकि जितनी मान्यता स्वतंत्रता की है, जितनी समानता की है, जितनी न्याय की है, उतनी ही अधिकार की है। तो अधिकार के कुछ आवश्यक तत्व भी होते हैं और उसको हम किन्हीं रूपों में देख सकते हैं। जैसे अधिकार व्यक्ति या व्यक्ति समूह की मांग है। अधिकार का आधार सामाजिक मान्यता होती है। अधिकार के लिए समानता ज़रूरी है। अधिकार नैतिक और सामाजिक सदाचार पर निर्भर रहते हैं। अधिकार सामाजिक हित के लिए बनाए जाते हैं और अधिकारों को मान्यता राज्य से प्राप्त होती है, जन्म से नहीं। अधिकार सीमित और मर्यादित होते हैं। अधिकार और परस्पर कर्तव्य जो है वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और साथ ही साथ अधिकार विकासशील होते हैं। अब हमने अधिकार के बारे में जाना, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके लक्षण देखे, तो अब हम अधिकार के कुछ सिद्धांत हैं उनके विषय में ज़रूर बात करेंगे। अधिकारों की जो उत्पत्ति है, विकास है, वो सभी विचारकों में, विद्वानों में अलग अलग तरीके से देखे जाते हैं। जैसे जिस समय उनकी परिस्थिति रही अधिकार के विषय में, उन्होंने ऐसे ही विचार प्रस्तुत किए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकार के नैसर्गिक यानी प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के विषय में। तो इस सिद्धांत में क्या होता है कि अधिकार जो है मनुष्य को राज्य से नहीं मिलते बल्कि प्रकृति से मिलते हैं। मनुष्य का जो ये अधिकार है वो जन्म से ही प्राकृतिक रूप में उसे प्राप्त हो जाता है। जैसे कि प्राचीन रोमन दृष्टिकोण में भी इस सिद्धांत की प्रधानता जो है वो हम सब देखते हैं। इसके हिसाब से प्राकृतिक रूप में सबको समान रूप से ये अधिकार मिले हुए हैं। सिसरो ने कहा कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में प्राकृतिक नियम का सिद्धांत काफ़ी महत्व रखता है, विशेषकर जबकि संसार भर के सभी प्राणियों में समानता और सिसरो ने कहा कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में प्राकृतिक नियम का सिद्धांत काफ़ी महत्व रखता है, जबकि संसार भर के सभी प्राणियों में समानता और भ्रातृत्व की भावना का संचार हो रहा है। इसलिए प्राकृतिक नियम मनुष्यों और परमात्मा के जीवों पर समान रूप से प्रभावी हैं, क्योंकि सभी विवेकशील हैं।
डॉक्टर आशीर्वाद ने इसके विषय में प्राकृतिक सिद्धांत के बारे में कहा कि अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं जिस तरीके से उसकी त्वचा का रंग। इसकी विस्तृत व्याख्या करने का कोई ज़रूरत नहीं है और उन्होंने कहा ये खुद ही सिद्ध है। प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या करते हुए टॉमस पेन ने कहा है कि प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार हैं जो मनुष्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों ने प्राकृतिक नियमों को राजनीतिक नियमों का आधार माना और प्राकृतिक नियम के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की। इन्होंने समाज और राज्य से पहले भी प्राकृतिक अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार किया। स्टूडेंट, हॉब्स के हिसाब से हर मनुष्य का प्रत्येक वस्तु पर अधिकार है, यहाँ तक कि दूसरे व्यक्ति के शरीर पर भी उसका अधिकार है। लॉक ने प्राकृतिक अधिकार के बारे में कहा कि हमारी प्राकृतिक अवस्था में कुछ नियम थे। विवेक हमारा मुख्य नियम था जो सभी को ये शिक्षा देता था कि सभी समान और स्वतंत्र है, इसलिए कोई भी कष्ट ना दे। सभी को चाहिए कि कोई किसी का जीवन ना ले, किसी के स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचाए, किसी की स्वतंत्रता मर्यादित ना करे और ना ही किसी की संपत्ति को ही छीने। इसी विषय पर रूसो ने कहा, प्राकृतिक अधिकार के विषय पर रूसो का कहना है कि राज्य के जन्म होने पर प्राकृतिक अधिकार सामान्य इच्छा में परिवर्तित हो गए और वो अविच्छेद और अदेय नहीं रहे। सामान्य इच्छा से समस्त अधिकारों की जननी बनकर मनुष्य के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्रभावित करने लगी। अब प्राकृतिक अधिकार के बाद हम करते हैं वैधानिक अधिकार सिद्धांत की। तो इस सिद्धांत के अनुसार राज्य द्वारा ही कानूनी मान्यता दिए जाने पर अधिकारों का जन्म होता है। बेंथम ने कहा कि अधिकार मानव के सुखमय जीवन के नियम हैं जिन्हें राज्य के कानूनों द्वारा मान्यता दी जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार ना तो निरपेक्ष है ना प्राकृतिक है। अधिकारों पर देश, समय, परिस्थितियों और कानून की पृष्ठभूमि में नियंत्रण लगाया जा सकता है। हॉलैंड, बेंथम, ऑस्टिन, हीगल ये सभी विद्वान इसके समर्थक हैं वैधानिक अधिकार सिद्धांत के। हीगल ने कहा है कि एक नैतिक संस्था होने के नाते राज्य अधिकारों का जन्मदाता भी है और इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का मापदंड राज्य के कानून है, नैतिक आधार नहीं। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत और वैधानिक अधिकार सिद्धांत के बाद अब हम ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत की बात करते हैं। तो ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत क्या कहता है? वो कहता है कि अधिकार जो है वो इतिहास की उपज होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बहुत दिनों से जो रीत रिवाज या परंपराएं चली आ रही होती हैं, मनुष्य उनको जीवन में स्थान देते चले आते हैं और वही रीति रिवाज आगे चलकर परंपराएं या कानून जो हैं वो कानून का रूप धारण कर लेती हैं और फिर राज्य अधिकारों को मान्यता देता है, उनकी सृष्टि नहीं करता। स्टूडेंट, जेनी लैक ने कहा कि संस्थाओं के उचित अध्ययन के लिए, चाहे वो राजनीतिक, कानूनी या सामाजिक हो, ऐतिहासिक अध्ययन को आधार बनाने की आवश्यकता आज स्वयं सिद्ध बन गई है। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि किसी भी समस्या का समाधान इतिहास से होता है, अधिकार भी इतिहास की ही उपज है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अधिकार का लोक कल्याण अधिकार सिद्धांत। ये क्या होता है? इसे उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहते हैं। स्टूडेंट, इस सिद्धांत के हिसाब से अधिकार सामाजिक कल्याण पर आधारित होने चाहिए। आपके बेंथम और मिल ने अधिकारों की कसौटी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित माना और लॉस्की ने इसे स्वीकार करते हुए कहा है कि वही अधिकार ठीक है जो राज्यों के संपूर्ण सदस्यों के लिए मूल्यवान या महत्वपूर्ण होते हैं। अधिकारों का निर्णय सामाजिक कल्याण के आधार पर होना चाहिए। साथ ही साथ सैवाइन ने बेंथम के विचारों के बारे में लिखा है कि अधिकतम सुख या सिद्धांत एक कुशल विधायक के हाथों में एक प्रकार का सार्वभौम अधिकार सौंप देता है। स्टूडेंट, ग्रीन ने कहा कि उद्देश्य की पूर्ति मानव समाज का लक्ष्य है, उसके लिए ये आवश्यक है
अधिकारों का आधार केवल वैधानिक स्वीकृति नहीं है, ये अधिकार सार्वजनिक नैतिक चेतना है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई लोक कल्याण अधिकार सिद्धांत की। अब हम बात करेंगे आदर्शवादी अधिकार सिद्धांत की। ठीक है, तो इस सिद्धांत को अधिकारों का सर्वाधिक संतोषजनक सिद्धांत कहा जाता है। स्टूडेंट, इस सिद्धांत के हिसाब से अधिकार वो बाहरी शर्तें हैं जो व्यक्ति में आंतरिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। और साथ ही साथ ग्रीन ने भी इसका समर्थन किया और कहा कि अधिकार वो शक्तियां हैं जो मनुष्य के नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। हीगल ने कहा कि अधिकार मनुष्य की बाह्य स्थितियों की वो आंगिक पूर्णता है जो सर्वोच्च जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, और साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोच्च अधिकार उसके व्यक्तित्व का विकास है। ठीक है, तो ये चीज़ हीगल ने कही। स्टूडेंट, अब जो आदर्शवादी अधिकार सिद्धांत है, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करना है, इसलिए इसे आदर्शवादी सिद्धांत कहा जाता है। और दूसरी, चूंकि अधिकारों का संबंध व्यक्ति के नैतिक विकास से है, इसलिए इसे व्यक्तिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो आदर्शवादी सिद्धांत अधिकारों की विवेचना नैतिक आधार पर करता है। अधिकारों का संबंध जो है वो मनुष्य की आत्मा और मस्तिष्क दोनों से है। अपने व्यक्तित्व की पूर्णता में ही व्यक्ति अपने जीवन का आदर्श लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अधिकार समाज के द्वारा व्यक्ति को इसलिए दिए जाते हैं कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करके समाज हित को भी पूरा करे। सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हित एक ही है, समाज के हित में ही व्यक्ति का हित निहित होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जो अधिकार है वो अलग अलग रूपों में हैं, लेकिन ये अधिकार जो है वो सबका हित साधती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अधिकार को किन किन रूपों में बांट सकते हैं, तो हमने देखा प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार। तो हमारे कानूनी अधिकार में कौन कौन से अधिकार आते हैं? कानूनी अधिकार दो तरीके के होते हैं, एक आता है आपका राजनीतिक अधिकार और एक होता है सामाजिक अधिकार। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा राजनीतिक अधिकार क्या क्या है। तो राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत हमारा आता है मतदान का अधिकार, कानून के समक्ष समता का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्ति का अधिकार, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार और अधिकारों को लागू करने का अधिकार। ठीक है, तो ये हमारा जो है राजनीतिक अधिकार होता है। अब अगर हम बात करें कि हमारे सामाजिक अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो इसमें आता है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा जो समता का अधिकार है उसमें कौन कौन से अधिकार आते हैं? राजनीतिक समता का अधिकार, सामाजिक समता का अधिकार और आर्थिक समता का अधिकार। अब बात करते हैं कि हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो उसमें मिलती है हमको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार और धार्मिक का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और समुदाय निर्माण का अधिकार। ठीक, अब सामाजिक अधिकार के अंतर्गत हमें अगला कौन सा अधिकार मिलता है? संपत्ति का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, परिवार का अधिकार, न्याय प्राप्ति का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। और फिर उसके साथ साथ व्यक्ति सम्मान की रक्षा का अधिकार, मनोरंजन का अधिकार और उचित मजदूरी पर कार्य करने का अधिकार। स्टूडेंट, ये जितनी भी चीज़ें थी ये सभी चीज़ें आपके अधिकारों का विवरण था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास भी आपको समझ में आई होगी। आप घर बैठे ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं, आप नेट की तैयारी कर सकते हैं, पीजीटी, टीजीटी, इन सभी चीज़ों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल और हम सभी को एक साथ आगे बढ़ने के लिए आप सभी का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम आपको अगले वीडियो में हम लोकतंत्र विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।